गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो दिवाली की वेकेशन से पहले हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, और आज हम फिर से एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 3 तरह के ट्रांसपोर्ट फिनोमेना हमने देखे थे, शांता, ऊष्माचालन और विसरण। तो लास्ट क्लास में हमने शांता को डिटेल से पढ़ा था और लास्ट में हमें एक शांता गुणांक मिला था। शांता गुणांक हमें क्या मिला था? शांता गुणांक। तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट फिनोमेना को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद शांता गुणांक जिसे ईटा से रिप्रेजेंट किया था, ईटा इज इक्वल टू 1/3 mn v बार लैम्डा, ये हमें मिला था। m है यहाँ पर एक अणु का द्रव्यमान, n है एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, v बार है अणुओं की माध्य चाल और लैम्डा है मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ है। अब देखते हैं ईटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं। 1/3 रो, mn को रिप्लेस कर रही हूँ मैं रो घनत्व से, v बार लैम्डा। कैसे लिखा घनत्व को हमने? mn के बराबर घनत्व होता है कुल द्रव्यमान m, कैपिटल M अपॉन कुल आयतन v हो गया। कुल द्रव्यमान के लिए एक अणु के द्रव्यमान को टोटल अणुओं से गुणा कर दूं, अणुओं की कुल संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं अपॉन आयतन, यानी कि n अपॉन v को क्या लिखा जा सकता है? स्मॉल n, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या और ये एक अणु का द्रव्यमान। तो mn को रिप्लेस करके मैंने लिखा है घनत्व। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सीधा सीधा हमें लगता है कि घनत्व बढ़ाने पर विस्कोसिटी कोफिशिएंट का मान भी बढ़ता है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक पात्र में हमने भरा है पानी, एक पात्र में हमने भरा है शहद और एक पात्र में हमने भरा है मरकरी। तो घनत्व किसका ज़्यादा है? पानी का घनत्व सबसे कम है, शहद हनी का घनत्व उससे ज़्यादा है और मरकरी का घनत्व उससे भी ज़्यादा है। यानी कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो है पानी का सबसे कम होना चाहिए, वाटर का अगर मैं लूँ वो सबसे कम होना चाहिए, हनी का उससे ज़्यादा होना चाहिए और मरकरी का उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे आप एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी को खाली करते हो, थोड़ा कम टाइम लगता है। हनी को खाली करते हो दूसरे पात्र में तो उससे ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मरकरी को एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफ़र करने के लिए वाटर से भी कम टाइम लगता है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया। इसका अर्थ ये है कि विस्कोसिटी कोफिशिएंट रो घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये हमने देखा। और किस किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शांता गुणांक को, और किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? देखिए, यहाँ से हमें v बार माध्य चाल का मान पता है, 8 kBt बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है kB अपॉन पाई m की पावर 1/2। ठीक है, और लैम्डा का मान क्या है? 1/√2 पाई d स्क्वायर n। ये सब हम पहले देख चुके हैं इनका फॉर्मूला। इन दोनों का मान रखने पर, इनका मान रखने पर शांता गुणांक ईटा क्या मिलता है हमें? 1/3 mn v बार की वैल्यू रखिए 8 kBt ओवर पाई m की पावर 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/√2 पाई d स्क्वायर n। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया और इसको 8 को जब बाहर निकालेंगे तो 2/√2 होगा, 1 √2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 3। m
m देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर हाफ है, तो ऊपर की तरफ पावर रह जाएगी हाफ, ठीक है। 8 kBt सॉरी m kBt अपॉन पाई की पावर 1/2 रह जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पाई डी स्क्वायर बच गया, पाई डी स्क्वायर यहाँ पर ऐसे कैसे ही रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को गैस कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर है अपने पास अवोगाद्रो नंबर, ठीक है, R/n लिखा जा सकता है। और m स्मॉल m को क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल M अपॉन n, ठीक है। ये कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान में कुल अणुओं का भाग दिया तो हमें एक अणु का द्रव्यमान मिल जाता है। ये हम यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं। चलिए, ईटा विल बी इक्वल टू 2/3 पाई डी स्क्वेयर, m को लिखा हमने m/n, कैपिटल M अपॉन n लिख दिया m को। kb को हमने लिखा R/n, ठीक है, t ऐसा ही रहेगा, नीचे पाई ऐसा ही रहेगा, इसकी पावर 1/2, यानी कि ईटा हो जाएगा 2/3 पाई डी स्क्वेयर, n स्क्वेयर है, पावर से बाहर निकलेगा तो n रह जाएगा, और अंदर हो गया mRT अपॉन पाई की पावर 1/2। यह हमें मिला शांता गुणांक के लिए फॉर्मूला। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि शांता गुणांक ईटा is directly proportional to capital M to the power 1/2, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द्रव्यमान की घात 1/2 के द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शांता गुणांक। और क्या देख सकते हैं यहाँ से, देखिए बाकी सब तो कांस्टेंट है, अवोगाद्रो नंबर कांस्टेंट है, पाई डी स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है। यहाँ से गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, m और t की फॉर्म पर किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं ये देखना है। t की पावर 1/2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों हमें यहाँ से इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना शांता ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, अभिगमन परिघटनाएं जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमारा पहला टॉपिक था शांता, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में ऊष्मा चालकता। शॉर्ट में हमने इन तीनों ही फिनोमेना को स्टार्टिंग में देखा था। क्या होता है शांता, क्या होता है ऊष्मा चालकता और विसरण, तीनों का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अब हम इनकी डिटेल स्टडी करनी है। ऊष्मा चालन, जिस तरह से हमने शांता में देखा था कि हमने किसी भी गैस को परतों के रूप में माना था। किस तरह से माना था, गैस है, गैस को हमने परतों के रूप में माना है, ठीक है, परतों के रूप में माना है। और ये है हमारी z डायरेक्शन। कोई भी हमने 3 परतें ली थी P, Q, R। मान लीजिए Q परत का ताप है T और इन परतों के बीच की दूरी जो है बराबर बराबर है, और वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, माध्यम मुक्त पथ के बराबर है। मान लीजिए इस Q परत की दूरी 0 से z है, मतलब इस परत की दूरी Q परत की दूरी z है, तो R परत की दूरी z माइनस लैम्डा होगी और P परत की दूरी z प्लस
लैम्डा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रत्येक परत का ताप ऊपर जाते जाते बढ़ता है। इस परत का ताप T है, Q परत का ताप T है, तो इससे ऊपर की परत P का ताप T से ज़्यादा होगा और R परत का ताप T से कम होगा। और कम किस राशि से होता है? अब Q परत का ताप हमने मान लिया है T है। ठीक है, तो किस राशि से ताप कम हो रहा है और ताप ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ताप प्रवणता जो कि कहाँ है? Z डायरेक्शन में है। ताप प्रवणता हो जाएगी del T ओवर del Z। ठीक है, Z डायरेक्शन में ताप या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नीचे की तरफ जाएंगे तो ताप कम है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ताप बढ़ा हुआ मिलेगा। तो P परत का ताप होगा, P परत का ताप एक निश्चित राशि से ताप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो P परत का ताप Q से ज़्यादा होगा, यानी कि T प्लस लैम्डा del T ओवर del Z। ठीक है, इसी तरह से R परत का ताप होगा T से कुछ कम, लैम्डा del T ओवर del Z। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, तो Q परत के लिए P परत के अणुओं में ज़्यादा ऊष्मा है, तो यहाँ से अणु Q परत को नीचे की ओर पार करते हैं और ऊष्मा को इस Q परत को प्रदान कर देते हैं। P परत के अणु अपनी ऊष्मा को Q परत को प्रदान करने के लिए नीचे की ओर आते हैं और R परत के अणु ऊष्मा लेकर Q परत की ओर बढ़ते हैं और इसे ऊपर की ओर पार करते हैं। ठीक है, अब कितने अणु ऊपर की ओर से नीचे की ओर आते हैं और कितने अणु नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ये हमने पहले ही देखा था जब हमने शांता का अध्ययन किया था। शांता का डिटेल से अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि Q परत के सेम वही है, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता नियत है और ताप प्रवणता भी नियत है। तो Q परत के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर पार करने वाले अणुओं की संख्या होगी 1/6 NV बार, जहाँ पर N है एकांक आयतन में अणुओं की संख्या और V बार है अणुओं की माध्य चाल। ये हमने पहले वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझा था, तो आई थिंक यहाँ पर दोबारा से समझने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप फिर से पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इन अणुओं की संख्या 1/6 NV बार कैसे हुई। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक अणु की माध्य ऊर्जा है इसे यहाँ लिख देते हैं कि इस परत का ताप था T से ज़्यादा, लैम्डा del T ओवर del Z, और इस परत का ताप T से कम है, लैम्डा T माइनस लैम्डा del T ओवर del Z। ठीक है, अब एक अणु की माध्य ऊर्जा एक स्वतंत्र कोटि के लिए थी 12 kBT,
हाफ के बी टी। ये हमने देखा था ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत से कि किसी भी एक पार्टिकल से संबंधित माध्य ऊर्जा का मान हाफ के बी टी होगा किसी एक स्वतंत्रता कोटि से संबंधित। लेकिन अगर अणु की स्वतंत्रता कोटि का मान F हो, मतलब उसमें F स्वतंत्रता की कोटियाँ हो, तो एक अणु से संबंधित माध्य ऊर्जा का कुल मान हो जाएगा F/2 kBT। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऊपर से आने वाले यानी कि नीचे की ओर आने वाले P परत से Q परत की ओर आने वाले अणुओं की ऊर्जा कितनी होगी प्रति सेकंड नीचे की ओर आने वाले अणुओं की ऊर्जा। अणुओं की ऊर्जा कितनी होगी? पहले तो एक अणु की ऊर्जा कितनी है? हाफ, यहाँ लिखती हूँ नीचे, एक अणु की ऊर्जा होगी F/2 kBT। अब ऊपर की ओर से नीचे की ओर जो आ रहे हैं अणु, उनका ताप कितना है? T + लैम्डा डेल्टा T/del Z एक अणु के लिए है, और अणुओं की संख्या कितनी है? 1/6 NV बार है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दूँ। उसके बाद प्रति सेकंड ऊपर की ओर आने वाले अणुओं की ऊर्जा। अणुओं की ऊर्जा कितनी होगी? 1/6 NV बार इंटू F/2 kB। अब जो अणु ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं उनका ताप कितना था पहले? T - लैम्डा del T/del Z। तो T - लैम्डा del T/del Z। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से Z डायरेक्शन में Q परत को ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर पार करने वाले अणुओं की नेट ऊर्जा कितनी होगी, यानी कि Z दिशा में नेट ऊर्जा फ्लक्स कितना होगा? यानी कि Z दिशा में नेट ऊर्जा फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाले अणुओं की ऊर्जा ली जा रही है। ऊर्जा फ्लक्स होगा, देखिए Z दिशा में लेना है हमें, ठीक है, पॉजिटिव Z दिशा में। तो इनकी जो ऊर्जा होगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे Z दिशा के लिए, और इनकी ऊर्जा को हम नेगेटिव लेंगे। सो पॉजिटिव किसकी जाएगी? इसकी 1/6 NV बार इंटू F/2 kB T - लैम्डा डेल्टा T/del Z माइनस ये क्वांटिटी। ठीक है, इनकी ऊर्जा को माइनस करना है क्योंकि हम पॉजिटिव Z डायरेक्शन में ऊर्जा फ्लक्स लेना है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऊर्जा फ्लक्स को JU से। ठीक है, तो JU विल बी इक्वल टू, JU किसके बराबर होगा? JU बराबर होगा -1/6 NV बार F kB लैम्डा डेल्टा T/del Z।
इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 3 से नाम देते हैं। सो अब जे यू में हमें मिलता है ये क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर के भी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, माध्य चाल भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो इस क्वांटिटी को एक नया नाम दिया जा सकता है के कांस्टेंट, डेल्टा टी ओवर डेल जेड। यहाँ पर के एक कांस्टेंट मिला और इस के कांस्टेंट का मान है 1/6 एन वी बार एफ के बी लैम्डा। ठीक है, और इसे नाम दिया जाता है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक। अब इस ऊष्मा चालकता गुणांक में क्या क्या अननोन है हमारे लिए? F स्वतंत्रता की कोटि अननोन है जिसे हम किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में V बार माध्य चाल का मान हमें ऑलरेडी पता है, और लैम्डा माध्य मुक्त पथ जिसका मान भी हमें ऑलरेडी पता है। इन तीनों मानों को रखकर हम इसे अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हम एक देख लेते हैं F का मान। F का मान निकालने के लिए एकांक आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, देखिए ये इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए जो हमें फॉर्मूला मिला है उसको हमें याद रखना है, और इसमें सबसे पहले हम F का मान पुट करते हैं। तो इस F का मान निकालने के लिए हमने लिखा कि एकांक आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा जिसे हम CV से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल CV एकांक आयतन पर है, इसका मान होता है F/2R। ठीक है, यदि एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा जिसे स्मॉल CV से रिप्रेजेंट करें तो इसको टोटल द्रव्यमान से, कुल द्रव्यमान से गुणा करने पर मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टोटल मोलर विशिष्ट ऊष्मा मिल जाएगी, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को यूज करके इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को यूज करके लिखा जा सकता है कि F/2R विल बी इक्वल टू स्मॉल CV.m। यहाँ से F की वैल्यू हमें मिलेगी 2m स्मॉल CV/R। यहाँ से हमें F की वैल्यू मिलती है। ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 हो गया। इक्वेशन नंबर 6 को उठाकर हम ऊष्मा चालकता गुणांक में रखते हैं। तो यहाँ से हमें ऊष्मा चालकता गुणांक के मिलता है 1/6 NV बार। F की वैल्यू रखनी है 2m स्मॉल CV/R KB लैम्डा। ये हमें मिल गया 1/3 m स्मॉल n V बार KB λ/R डॉट स्मॉल CV। ये हमें मिल गया ऊष्मा चालकता गुणांक का मान। इसे इक्वेशन नंबर 7 नाम देते हैं। और किस किस फॉर्म में ऊष्मा चालकता गुणांक को लिखा जा सकता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।